जी डियर्स, अब हम चले जाते हैं हमारे पास रूल नंबर 6 से। रूल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बात करता है द कोर्ट which shall have jurisdiction to try a suit will be that within the local limits of which, मतलब वो जो कोर्ट जिसको जुरिडिक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर सूट चलना है, जिसको हमारे पास ट्राई करने के इख्तियारात होंगे, ठीक है, विल बी देट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ विच, जिसकी लोकल लिमिट्स में आते हो क्या, द काज ऑफ एक्शन, ठीक है, क्या आता हो, ये बात करता है जुरिडिक्शन की। नंबर ए में बात करता है कि काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। नंबर बी पर बात है कि हमारे पास वेयर द पार्टीज रिजाइड आर लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, या फिर बी में कहा गया है कि जहाँ पर पार्टी रिजाइड करती हो, जहाँ पर पार्टी रहती हो वो, ठीक है। और इसके अंदर एक शर्त भी दी गई है, प्रोविजो भी दिया गया है। वो बात करता है प्रोवाइडेड दैट इन सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और डावर the court within the local limits of which the wife ordinary resides shall also have jurisdiction, मतलब जहाँ पर बात आ जाए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, तो फिर उस कोर्ट को भी इख्तियारात है जहाँ पर वाइफ ऑर्डिनरीली रिजाइड्स करती हो, ऑर्डिनरीली रिजाइड्स करती हो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 बात करता है सूट्स ट्रायबल अंडर द एक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एंड बी हर्ड एंड ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सिविल जज, मतलब जो भी सूट्स जो हमारे पास ट्रायबल है इस एक्ट के तहत वो दाखिल किए जाएंगे और सुने जाएंगे, उनका केस बाकायदा चलाया जाएगा हमारे पास बाय द कोर्ट ऑफ सिविल जज, मतलब सिविल जज, फैमिली जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फैमिली जज या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज या फिर जो भी फैमिली जज हो उनके पास, ठीक है। हैविंग जुरिडिक्शन एज प्रोवाइडेड इन रूल 6, जिसके पास जुरिडिक्शन हो जो कि बताए गए हैं रूल नंबर 6 के अंदर, जिस कोर्ट को इख्तियारात हों उस कोर्ट के अंदर वो हमारे पास दाखिल किए जाएंगे, वहीं पर ही सुने जाएंगे और वहीं पर ही उसका ट्रायल चलेगा, ठीक है, जो कि रूल नंबर 6 के तहत जिसको जुरिडिक्शन होगी। एंड वेयर इन एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर देयर इज नो सच कोर्ट such suits shall be instituted in and be heard and tried by the court of the district judge or additional district judge, मतलब कि जो भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज है, यहाँ पर बात की कि एंड वेयर इन एनी डिस्ट्रिक्ट देयर इज नो सच कोर्ट, कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कोई ऐसी कोर्ट ना हो, सच सूट्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन, ऐसे तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो केस दाखिल किए जाएंगे, सुने जाएंगे और उसका केस भी चलाया जाएगा बाय द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उसके पास वो केस दाखिल होगा, उसी के पास ही वो सुना जाएगा, उसी के पास ही वो केस चलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या फिर जो भी उनके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके पास, यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर 2 जो है वो डिलीट कर दिया गया है, आई बस समझ में, हमारे पास 1972 के अंदर नोटिफिकेशन था उसके तहत। अब रूल नंबर 8 पर चले जाते हैं हम। रूल नंबर 7 क्या बात करता है कि हमारे पास जो जुरिडिक्शन होगी वो सिविल जज के पास होगी, ठीक है। सिविल जज मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं, हमारे पास फैमिली जज, ठीक है, सीनियर सिविल जज जो भी हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जो भी सब हैं सब के सब ये क्या कहलाएंगे, सिविल जज कहलाएंगे। यहाँ तक बात की रूल नंबर 8। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस के अंदर होते हैं, उस क्रिमिनल केसेस अगर कोई ट्रायल चल रहा हो तो फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। नंबर 8, रूल नंबर 8 बात करता है द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज मे बाय रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग स्टे द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी सूट पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज फर्स्ट क्लास और सिविल जज फर्स्ट क्लास एडिशनल,
मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना, डीजे जो है डिस्ट्रिक्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डीसी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनको इख्तियारात है को किसी भी प्रोसीडिंग्स को स्टे कर सकता है। जहाँ तक बात क्लियर है कि किसी भी प्रोसीडिंग्स को स्टे कर सकता है जो कि उनकी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर जो हैं वो पेंडिंग हो। कौन कौन से जज के पास? फॉर एग्जांपल सीनियर सिविल जज, ठीक है, और सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास एडिशनल जो भी हों, उनके पास अगर पेंडिंग हो तो फिर वो उनसे क्या कर सकता है, उनको जो है हमारे पास स्टे कर सकता है। जहाँ तक आप ये हमारे पास फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास अभी नहीं है, ठीक है, अभी हैं हमारे पास सिविल जज, ठीक है, जिसको फैमिली जज भी कहा जाता है, ठीक है, उसके ऊपर होता है हमारे पास सीनियर सिविल जज, ठीक है, उसके ऊपर होता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट जज है ना, ये इन दोनों के पास अगर कोई फैमिली केस पेंडिंग में है तो इनके ऊपर स्टे लगा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है कि ये इसको फिलहाल जो है पेंडिंग में किया जाए, स्टे किया जाए प्रोसीडिंग्स को किसी भी वजह से। अब रूल नंबर 9 जो है वो डिलीट किया गया है, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। ये बात करता है, रूल नंबर 9 बात करता है ट्रांसफ़र की। रूल नंबर 9 जो है वो डिलीट कर दिया गया है, मगर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए, ऑन ट्रांसफ़र ऑफ अ केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कमेंस द प्रोसीडिंग्स बिफोर द सक्सेसिंग जज डी नोवो अनलेस द जज फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग डायरेक्ट्स अदरवाइज। कि अगर एक कोर्ट से अगर दूसरी कोर्ट को ट्रांसफ़र कोई मैटर किया गया है, ठीक है, मतलब जो सक्सेसिंग जज है, ठीक है, जो सक्सीडिंग जो जज हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मैटर को डी नोवो चला। डी नोवो मतलब शुरू से, ज़रूरी नहीं है वो शुरू से उसकी प्रोसीडिंग्स को उठाए। मतलब कहाँ सूट दाखिल हुआ उससे जो शुरू से जो है उसकी चीफ करवाई जाए, उसकी जो है क्लास होगा, डिफेंडर्स की एग्जामिनेशन चीफ हो उसकी क्लास हो, सारी एविडेंस चले, दोबारा चले, ये ज़रूरी नहीं है। मगर कोई रीज़न से रिकॉर्ड कर ले, ठीक है, तो फिर वो कर सकता है अगर कोई रीज़न से ऐसे लगे तो। मगर ये डिलीट है, ठीक है, ये आपने नहीं पढ़ना। डी नोवो वर्ड्स जो है ना, वर्ड्स डी नोवो का मतलब क्या है, मतलब शुरू से। अब रूल नंबर 10, अगर रूल नंबर 10 की आप बात करें तो ये बात करता है हमारे पास रूल नंबर 10 सब रूल 1 बात करता है द कोर्ट में वेयर इट डीम्स फिट डायरेक्ट दैट द होल आर एनी पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट बी हेल्ड इन कैमरा। कि यहाँ तक बात की गई कि जहाँ कोर्ट बेहतर समझे, ठीक है, डायरेक्ट दैट होल आर एनी ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट बी हेल्ड इन कैमरा, कि जो हमारे पास फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 है, इसकी कोई भी प्रोसीडिंग्स, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स या उसका कोई एक पार्ट, ठीक है, वो क्या किया जाए, हमारे पास हेल्ड इन कैमरा वर्ड है, इन कैमरा। आ रही बात समझे? इन कैमरा का मतलब है प्राइवेटली मतलब कन्फाइंड टू कंसर्न्स, मतलब जो भी कंसर्न पार्टी है ना सिर्फ वो ही आए। मतलब ए ने सूट दाखिल किया बी पर, ठीक है, तो फिर कोर्ट के अंदर ए और बी होंगे बस, ठीक है, उनके दरमियान बातचीत हो और फैमिली जज होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सब रूल 2 बात करता है 10 का कि वेयर बोथ द पार्टीज टू द सूट रिक्वेस्ट द कोर्ट टू होल्ड द प्रोसीडिंग्स इन कैमरा द कोर्ट शैल डू सो। अगर कोर्ट अपनी मर्जी से चाहे तो कर सकती है सब रूल 1 के तहत, रूल 10 के सब रूल 1 के तहत, मगर जब दोनों पार्टीज एग्री हों या दोनों पार्टीज में से कोई भी
ठीक है। बोथ द पार्टीज, यहाँ पर दोनों लिखा गया है कि बोथ द पार्टीज अगर कहे कि हमारे पास जो प्रोसीडिंग्स इन कैमरा की जाए तो फिर कोर्ट को लाजमी करनी है, शल डू सो, ठीक है। कोर्ट इनकार नहीं कर सकती। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास इसके बाद एक इंसर्ट किया गया है हमारे पास रूल 10A, ठीक है, 21 फरवरी 1900 हमारे पास 1967 को, ठीक है। ये रूल है हमारे पास रूल 10A। रूल 10A का सब रूल 1 क्या बात करता है? 1 बात करता है द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल बी टेकन डाउन इन राइटिंग, कि हर एक गवाह की जो गवाही है ना वो लिखत में ली जाएगी, इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और उस कोर्ट की ज़ुबान में, ठीक है, जो हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कोर्ट के उनकी ज़ुबान में, ठीक है। इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट की ज़ुबान में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो लिखत में करेंगे उसको। यहाँ तक तो ये प्रोसीडिंग्स होती है कि हमारे पास रीडर हो, स्टोन है, स्टेनो जो हैं वो उनको लिखते हैं, हैंड राइटिंग जज की नहीं होती है। यहाँ तो बात क्लियर है। उनकी क्या होती है, उनकी निगरानी में जो है लिखा जाता है, उनकी डायरेक्शन, उनकी डिक्टेशन और उनकी सुपरिटेंडेंट्स के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हो गया नंबर 1, ठीक है। ऑफ द कोर्ट आर इन हिज प्रेजेंस एंड हेयरिंग एंड अंडर हिज पर्सनल डायरेक्शन आर एंड सुपरिटेंडेंट्स एंड शैल बी साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और जो भी हमारे पास लिखत में होगी राइटिंग, ठीक है, उनकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, और साइन होंगे इनके जज के। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। नंबर 2 है वो कहता है व्हेन द एविडेंस ऑफ अ विटनेस इज गिवन इन इंग्लिश, सब रूल 2 बात करता है कि जब इंग्लिश में एविडेंस ली जाए, When evidence of a witness is given in English, जब कोई गवाह इंग्लिश में गवाही देता है, the presiding officer of the court may take it down in that language, तो फिर कोर्ट उसी ज़ुबान में उसको लिखेगी with his own hand, अपने हाथों से, and unless the parties request the court otherwise, ठीक है, जब तक कोई पार्टी उसको अर्ज करे, रिक्वेस्ट करे, ठीक है। an authenticated translation of such evidence in language of the court shall form part of the record। अगर कोई पार्टी आए, फॉर एग्जांपल ए ने सूट बी पर दाखिल किया, ए आके इंग्लिश में कोई गवाही देता है और बी कहता है कि सर इसकी ट्रांसलेशन की जाए, तो फिर कोर्ट उसकी जो गवाही इन्होंने दी है, फॉर एग्जांपल उन्होंने गवाही एक्स दी है तो वाई उसकी ट्रांसलेशन होगी और वाई ट्रांसलेशन इसके साथ होगी और ये रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। नंबर 3 सब रूल 3 बात करता है कि when the evidence of a witness is given in any other language, जब कोई गवाह आकर किसी और ज़ुबान में आकर जो है एविडेंस देता है in any other language, ठीक है, फिर क्या तरीक़ेकार है, नॉट बीइंग इंग्लिश, ना इंग्लिश हो, और द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, ना ही वो कोर्ट की कोई ऐसी ज़बान हो, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट में टेक इट डाउन इन दैट लैंग्वेज विथ हिज ओन हेड, तो फिर कोर्ट जो है उस गवाह की वही ज़बान अपने हाथों से उसको लिखेगा एज इट जो उसने कहा है, और काज इट टू बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज इन हिज प्रेजेंस, या फिर वो अपनी मौजूदगी में उसको एज इट लिखवाए, ठीक है, एंड हेयरिंग and under his personal direction and superintendence, and an authenticated translation of such evidence in the language of the court or in English shall form part of the record। और क्या किया जाएगा, अपने डायरेक्शन में, अपने सुपरिटेंडेंट्स में वो जो है एज इट लिखवाई जाएगी और उसकी ट्रांसलेशन भी करवाई जाएगी और वो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर 4 बात करता है एनी केसेस इन विच द एविडेंस इज नॉट टेकन डाउन इन राइटिंग बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ऐसी सूरत हाल हो जहाँ पर वो राइटिंग में ना ली जाए गवाही, ठीक है, मतलब राइटिंग में ना ली जाए, तो फिर क्या तरीक़ेकार किया जाएगा, ही शल एज एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेसेस प्रोसीड्स, ये वही करेगा कि जो एक एक विटनेस की जो गवाही हो रही है ना, मेक अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ व्हाट सच विटनेस डिपोजिट, कि इन गवाहों ने क्या कहा है, उनकी एक यादाश्त नामा बना लेगा कि इन्होंने दरअसल क्या गवाही दी है, क्या कहना चाह रहे थे वो, ठीक है।
and such memorandum shall be written and signed by the presiding officer of the court with his own hand and shall form part of the record। ठीक है, मतलब जो मेमोरेंडम है ना वो लिखा जाएगा, लिखत में होगा, राइटिंग होगा और साइन होगी उस जज की, और वो हमारे पास विथ हिज ऑन हैंड मतलब उनके अपने हाथों की साइन होगी, एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। नंबर सब रूल 5 क्या कहता है? सब रूल 5 कहता है एज एविडेंस ऑफ ईच विटनेस टेकन डाउन इज कंप्लीटेड इट शैल बी रीड ओवर टू हिम एंड शैल इफ नेसेसरी बी करेक्टेड। कि जो गवाही दी है ना एक गवाह ने, वो बाद में उसको पढ़कर सुनानी है, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको करेक्ट भी करना है कि ये तो मैंने बात की नहीं, आपने गलत लिखा है, सही कर लें इसको। ठीक है, ये सब रूल 5। सब रूल 6 बात करता है, सब रूल 6 बात करता है इफ़ द विटनेस डिनाइज द करेक्टनेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस, कि कोई भी गवाह अगर डिनाई कर दे कि मैंने तो पहले गवाही दी थी, फॉर एग्जांपल ए आया, ए ने ये गवाही दी, ठीक है, एक्स गवाही दी, बाद में कोर्ट ने इसको करेक्ट कर दिया वाई, ठीक है, बाद में ए आकर करता है कि नहीं मैंने तो एक्स गवाही दी थी, ये जो करेक्शन वाई की है ये गलत है, मेरी तो एक्स थी, ठीक है, उसके ऊपर है evidence when the same is read over to him the presiding officer of the court may instead of the correcting the evidence, जब presiding officer जो है उनको पढ़कर सुनाएगा, ठीक है, और उसको पढ़कर सुनाने के बाद instead of correcting the evidence, ठीक है, इसको अगर वाई आप जो एक्स से इन्होंने लिखा था बाद में इन्होंने करेक्शन करवाई थी, इन्होंने कहा था आप जेड लिख लें, मगर इन्होंने वाई लिख दिया। अब ये कह रहे हैं मैंने वाई नहीं कहा, मैंने एक्स की जगह पर वाई करेक्ट एक्स जेड करेक्ट करवाया था, मैंने वाई करेक्ट नहीं करवाया। अब क्या तरीक़ेकार होगा? Make a memorandum thereon of the objection made to it by the witness and shall add such remarks as he thinks necessary। तो फिर उसके रिमार्क्स दिए जाएंगे कि जो करेक्ट है, करेक्टनेस की गई है, उसको जो डिनाई कर रहा है उसके ऑब्जेक्शन और उसके रिमार्क्स नोट किए जाएंगे जैसा कि कोर्ट मुनासिब समझे। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है। ये रूल हो गया हमारे पास 6। रूल नंबर 7 क्या बात करता है? रूल नंबर हमारे पास सब रूल 7, 10 का सब रूल 7। सब रूल 7 बात करता है इफ़ द एविडेंस इज टेकन डाउन इन अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच इट हैज़ बीन गिवन, मतलब जब कोई भी एविडेंस लिखी जाए किसी और लैंग्वेज में, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी जाए, डिफरेंट लैंग्वेज में टेकन डाउन हो, मतलब जो लैंग्वेज में एक गवाह आकर देता है, फॉर एग्जांपल पंजाबी में अपनी गवाही देता है और लिखी जाती है सिंधी में, उर्दू में लिखी जाती है, पंजाबी में गवाही देता है उर्दू में लिखी जाती है, तो फिर क्या तरीक़ेकार होगा, इसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम दैट इन विच इट हैज़ बीन गिवन एंड विटनेस डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच इट इज टेकन डाउन, और इन्होंने पंजाबी में दी, इन्होंने उर्दू में लिख दी, अब गवाह जो है वो समझ नहीं पा रहा कि इन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, उसके बाद चले द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन द लैंग्वेज इन विच इट वाज गिवन और इन अ लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड। तो फिर जिस लैंग्वेज में इन्होंने गवाही दी थी उसी लैंग्वेज में उसको सुनाया जाएगा कि ये क्या लिखा है। इन्होंने गवाही दी कि मैं अनाया को नहीं जानता, ठीक है, ये गवाही दी थी। इन्होंने पंजाबी में दी थी कि मैं अनाया नू नहीं जानता, मैं अनाया नू नहीं जानता, उर्दू में लिख दिया कि मैं अनाया को नहीं जानता। अब इनको समझ नहीं आ रही, इसको पढ़ के सुनाया कि मैं अनाया नू नहीं जानता, यही इसका मकसद है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। या फिर जिस लैंग्वेज में वो समझ पाए उस लैंग्वेज उसका जो है इंटरप्रिटेशन करना है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद चले जाते हैं 8 व्हेन द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड द एविडेंस ऑफ अ विटनेस इट शैल आल्सो रिकॉर्ड सच रिमार्क्स इफ नेसेसरी, मतलब
जिस कोर्ट ने एविडेंस रिकॉर्ड व्हेन द कोर्ट हैज रिकॉर्डेड द एविडेंस ऑफ अ विटनेस, जब कोई कोर्ट किसी गवाह की एविडेंस रिकॉर्ड करे, इट शैल आल्सो रिकॉर्ड सच रिमार्क्स, तो फिर वो रिमार्क्स भी रिकॉर्ड करेगी अगर कोई ज़रूरी हो, इफ़ नेसेसरी। एज थिंग्स मटेरियल रिस्पेक्टिंग द डिमेनर ऑफ सच विटनेस लिस्ट अंडर एग्जामिनेशन। नंबर 8 बात करता है, इसका जो सब रूल 8 जो है ना 10 का सब रूल 8 बात करता है कि डिमेनर आपने रिकॉर्ड करना है, डिमेनर कि इसका बर्ताव क्या रहा कोर्ट में, ठीक है, इसका कोर्ट में क्या बर्ताव रहा वो आपने नोट करना है कि जब उन्होंने गवाही दी कोर्ट में तो इसका बर्ताव क्या था, वो भी आप जो है एग्जामिनेशन जब वो उसकी हो रही थी, जब वो अपनी गवाही दे रहा था गवाह, तो उसका रवैया क्या था कोर्ट में, वो भी उसके थोड़े से रिमार्क्स आपने लिखने हैं, मटेरियल जो भी ज़रूरी हो, मटेरियल हो। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो अब भी हमने रूल नंबर 6 से पर रूल नंबर 10 तक डिस्कस किया पार्ट 2 में। अब पार्ट 3 में हम रूल 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ तक किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।